हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरती गांगयान। आप सभी का स्वागत करती हूं सीएसपी कोचिंग चैनल पर। आज मैं लेकर आई अपनी क्लास में अल्पप्राण और महाप्राण। हमने जिसमें अपनी स्वर व्यंजन करा चुके हैं, अब करते हैं हम अल्पप्राण और महाप्राण की क्लास स्टार्ट। अल्पप्राण और महाप्राण की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं अल्पप्राण से स्टार्ट। तो हम अल्पप्राण से पहले हम आपको थोड़ा सा स्वर और व्यंजन की एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं पहले, क्योंकि जो हमारे अल्पप्राण और महाप्राण इन्हीं से ही रिलेटेड है, इसलिए हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जो हमारे स्वर हैं, जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 हमारे अयोग वाह है और 11 हमारे स्वर हैं। तो पहले आज हम इनकी चर्चा कर लेते हैं कि जो दो अयोग वाह हैं, ठीक है, ये स्वरों में और व्यंजन में क्यों नहीं आते? इनको अलग अयोग वाह क्यों बोला गया है? इनको अलग अयोग वाह क्यों बोला गया है? तो आज हम बताते हैं इनके बारे में आपको कि इनको ना तो स्वर और ना ही व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। जो हमारा अंक ए और प्लस मैं से मिलकर बना है, और जो आ है हमारा ए और है से मिलकर बना है, इसलिए ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। क्योंकि हमेशा व्यंजन क्या होता है कि स्वर से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया है, तो इसलिए इसको व्यंजन बोलते हैं। क्यों? ये स्वर से मिलकर बना है कंप्लीट, इसलिए। और अगर हलंत के साथ हो तो ये अपने वास्तविक रूप में है व्यंजन। ठीक है। तो अब इससे पता चल गया हमें कि अयोग वाह को इसलिए अलग रखा गया है। लेकिन अगर वहाँ कुल पूछ लिया जाए, कुल स्वर पूछ लिया जाए तो 13 बताना है, और अगर अर्थ के अनुसार पूछ लिया जाए तो 10 बताना है, और अगर स्वर पूछ लिया जाए तो 11 बताना है। ये 3 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना। अब 13 आपको पता है और 11 पता है। आज मैं बात करती हूँ इस 10 की, कि इस 10 को मैं बार बार बोलती हूँ कि अर्थ के अनुसार कैसे है। ठीक है। तो हमारा जो है अयोग वाह के बारे में हो गया, इनका भी पता चल गया। अब कर लेते हैं हम 10। 6 7 8 9 10। ये 10 है हमारे। इस री को ले लीजिए आप, इस री को ले लीजिए। जो अर्थ के अनुसार है वो है हमारे 10, ये सब है, और री को छोड़ दो। वो क्यों छोड़ दो?
क्योंकि अब मैं उसका री का जो बताऊंगी वो इसलिए कह रही हूँ मैं छोड़ने को, कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं री का तो ऐसे करते हैं री। आप अगर इसका उच्चारण करें तो हम ऐसे करते हैं री, और अगर हम कहीं लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं री। अगर मैं यहाँ लिखूं ऋषि तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं री शी, तो बताइए आप मुझे कि कौन सा ऋषि सही है, ये या ये। तो इसलिए इस री को ध्यान रखना कि उच्चारण के अनुसार या फिर अर्थ के अनुसार उच्चारण के स्थान पर ये री होता है, इसलिए इसे अर्थ के अनुसार ये 10 स्वर माने जाते हैं, ये री नहीं माना जाता है। और अगर लेखन के आधार पर पूछ ले स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको 11 बतानी है, ठीक है, आपको 11 बतानी है। अगर वो पूछ ले कुल तो आपको 13 बतानी है, 2 आयोग वहां भी लेने हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जानकारी थोड़ी सी स्वर के बारे में। अब चलते हैं हमारी हो गई, अब चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन की ओर, ठीक है। अगर मैं व्यंजन का वास्तविक रूप लिखूं तो ध्यान रखना सबके नीचे हलंत होगा। ऐसे सबके नीचे हलंत होगा, ये इसका वास्तविक रूप है व्यंजन का, ठीक है। लेकिन हमने व्यंजन पूरे कर लिए हैं तो हम ये हलंत हटा देंगे। स्वर मिलाकर हमने व्यंजन को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम अपना जो हमारा टॉपिक है वो है अल्प प्राण। पहले हम अल्प प्राण को समझ लेते हैं, ठीक है। अल्प प्राण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, अल्प का मीनिंग होता है कम, और प्राण का जो मीनिंग होता है प्राण वायु, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया, कम प्राण वायु। अब जो इसकी थोड़ी सी 2-3 की लाइन की या एक लाइन की हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं
कि अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वह अल्प प्राण कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है कि अल्प का जो मीनिंग है वो कम और प्राण का प्राण वायु। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे हम डायग्राम जो हमने ये बनाया है कि इसमें अल्प प्राण कौन से हैं। ठीक, इस अल्प डायग्राम में देख लेते हैं कि अल्प प्राण कौन से हैं। तो जो हमारे वर्गों में बटे हुए हैं, वर्ग हमारे जो बटे हुए हैं, वर्गों में जो वर्ण हमारे बटे हुए हैं, तो अब हमें देखना है कि उच्चारण कर करके वर्ण का कि कौन से वर्ण में कम समय लगता है, जो हमारे अल्प प्राण के अनुसार इसके कि कौन से हमारे वर्ण में कम समय लगता है, हमें वो वर्ण देखना है। तो अब अगर मैं इसका यहाँ से ले लूँ क, तो हम कितने इजीली से बोल दें क। अगर मैं बोलूँ ख तो थोड़ा सा टाइम लगकर आ रही है ध्वनि ख। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अल्प प्राण में जो पहला वर्ग आता है वो है कै का। एक और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि आप सोच रहे होंगे कि वर्ग तो इस तरह से बना हुआ है तो इस तरह से ही कै वर्ग होगा, लेकिन नहीं। जहाँ अल्प प्राण और महाप्राण की बात आए तो वो वर्ग ऊपर से बनेंगे। ध्यान रखना, वो वर्ग ऊपर से बनेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वर्ण बनेगा। वर्णों का जो समूह होगा वो इस तरह से बनेगा, उसे बोलते हैं वर्ग। ठीक, तो जो अल्प प्राण में आते हैं वो है पहला वर्ग का और हमारा तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो कौन कौन से है? क, च, ट, त, प, ग, ज, ड़, द, भ, ब, अंग, अय, न, म। ठीक है, ये है हमारे अल्प प्राण। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता देती हूँ जिससे आपको पता चले। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, वन फाइव थ्री। बस ये याद रखना है हमें, 153 153। जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो है 135। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। 135 हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो आप इस तरह से एक डायग्राम बनाएं और फिर उसे अपने अकॉर्डिंग ही उसे डेकोरेट करें 135 के अनुसार। शॉर्ट ट्रिक है हमारी। मैंने देखा है कि कुछ एग्जाम्पल में क्या होता है कि पूछ लेता है कि वो वहाँ एग्जामर कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है। तो हमें बताना है हमारे कितने हो गई हैं, 5 तो 15 और 4 हमारे होते हैं अंतर स्वर व्यंजन। अंतर स्वर व्यंजन इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें कम समय लगता है इन व्यंजनों में। तो ये वर्ण भी हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो 5, 10 और 5, 50 और 4 हमारे ये हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर
90। तो 19 संख्या है इनकी। अगर वहां पर क्वेश्चन आ जाए अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, तो वहां पर है 19। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, 19। ये हो गए हमारे अल्प प्राण। अब चलते हैं हम महाप्राण की ओर। ठीक है, अब इसी चार्ट पे हम देख लेते हैं महाप्राण। ठीक है, महाप्राण के बारे में देख लेते हैं अब। तो पहले हम देखते हैं महाप्राण का शाब्दिक अर्थ। जो शाब्दिक अर्थ होता है महा का, वो है ज्यादा, और प्राण का जो मीनिंग होता है वो है प्राण वायु। ठीक है, तो ज्यादा प्राण वायु, इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वह महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि वे कौन से ऐसे महाप्राण हैं जिनमें ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करते हुए। तो हमारा ये वाली और ये तो हो गए अल्प प्राण। ठीक है, तो इनको हम रफ कर लेते हैं, फिर इजी समझ आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम कि हमारे जो बचते हैं दो हमारे वर्ग बचते हैं, ये सेकंड वर्ग हमारा और ये 4। ठीक है, तो यही हमारे महाप्राण होते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें अधिक समय लगता है। जैसे ख, तो देखो कितना टाइम लेकर ध्वनि निकल रही है। फ, भ, तो हमें ये पहचान हो गई है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास इसकी, वह है 24। आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक 24 के अकॉर्डिंग याद करनी है कि वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ग हमारा महाप्राण है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसकी संख्या क्या होती है, तो आपको बतानी है इसकी संख्या कितने हो गए। 10, 5 और 5 10, और इसके अंतर्गत और भी आते हैं ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं महाप्राण के, क्योंकि ऊष्म का मीनिंग होता है गरम। और आपको पता है कि गरम चीज को हमेशा कैसे पीते हैं हम, बहुत धीरे धीरे, जिससे हमारा मुंह ना जले। तो सेम इसी तरह से ये भी गरम है कि जब इनको हम उच्चारण करते हैं तो ये बहुत देर से निकलते हैं। ठीक है इनकी ध्वनि। तो इसमें हमारे तीनों से आते हैं, ऊष्म व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं महाप्राण के। ठीक है, तो 10 और 3 हमारे हो गए 13। तो इनकी संख्या अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 13 बतानी है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आज की जो इस वीडियो में इतना ही। एक बार मैं दोनों की शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ लास्ट में, जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे से याद रहेगी। एक बार देख लेते हैं हम लास्ट में कि जो अल्पप्राण है उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, वृक्क का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, और जो हमारे महाप्राण है, वृक्क का जो समूह है हमारा दूसरा और चौथा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत इजी से याद रहेगा कि जो हमारे व्यंजन हैं, और इसके साथ एक ऐड और कर ले, ये 4 वर्ण भी आप याद कर लेना, कभी ये भूल जाओ और बस ये ट्रिक रह जाए याद, इसलिए। अब देखते हैं हम, तो हमारी जो ट्रिक है यही है अघोष के इसके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सघोष से। सघोष के बारे में हम जानते हैं। सघोष को अन्य नाम से जानते हैं घोष। अगर आपको कहीं पता चल जाए या एग्जाम में पूछ लिया जाए घोष, तो सघोष को ही घोष बोला जाता है और घोष को ही सघोष बोला जाता है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पता कर लेते हैं। सघोष कौन से वर्णों को बोला जाता है? तो जो सघोष है उन वर्णों का है कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, तो जब हम उच्चारण करते हुए हमारी जो तंत्रिका कंपन होती है, तंत्रिका कंपन होती है, तो उन वर्णों को हम सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग कि सघोष कौन से होते हैं।
हमने डायग्राम तैयार किया है, तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे सघोष और अघोष कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें वे वर्ण हमें देखने हैं जिसमें कंपन, तंत्रिका कंपन होती है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक से लेती हूं। थ्री 345 जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है 345, ये हमारी सघोष की शॉर्ट ट्रिक। अब ये शॉर्ट ट्रिक हम इस डायग्राम पर कैसे यूज करेंगे, तो हमारा 3 ये वाला है, 4 ये है और 5 हमारा ये वाला वर्ग है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो 3 का है वो सघोष है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कंपन जो हमारी तंत्रिका है वो कंपन होती है। जैसे आप उच्चारण करेंगे ग ग, तो देखो कंपन सी होकर ध्वनि बाहर निकल रही है। तो इसी अकॉर्डिंग ही हमारी ये तीनों वर्ग सघोष होते हैं। और इनके साथ 4 और हमारे ऐसे वर्ण हैं जो सघोष के अंतर्गत आते हैं। वो कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो है हमारे अंतर्स व्यंजन, ये 4 हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखना क्या है हमें कि इनकी संख्या कितनी है। क्वेश्चन आता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो 5 ये हो गए, 5 ये और 5 ये और 4 ये, तो टोटल कितने हो गए हमारे 90। 5 5 10 15 और 4 19। अगर क्वेश्चन आ जाए इनकी संख्या कितनी है, तो 19 हमें वहां पर आंसर देना है। ठीक है, ये हो गई बात हमारी सघोष की। और शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखना। ठीक है, जब हमारी शॉर्ट ट्रिक हमारे याद रहेगी तो हमें अच्छे से ये पता चल जाएगा सघोष कौन से हैं। अब देख लेते हैं हम अघोष। अब देखते हैं अघोष वर्ण कौन से हैं। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इनका उच्चारण कर करके कि अघोष कौन कौन से हैं, वो कैसे पता चलेगा कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो वर्णों का स्वर तंत्रिका कंपन नहीं है, मतलब कंपन नहीं होती है, तो हमारे वो अघोष होते हैं। वो कैसे पता करेंगे हम कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे, अगर मैं इसका कर लूं क, तो बिल्कुल भी कंपन नहीं हो रही, स्पष्ट रूप से हमें उच्चारण हो रहा है। ऐसे ही हमें अघोष में भी देखना है और सघोष में भी देखना है कि स्पष्ट रूप से कौन सा वर्ण हो रहा है उच्चारण और कौन से में कंपन हो रही है। ये दोनों सॉर्ट आउट करने हैं और इसी से हमें पता चलेगा सघोष और अघोष। अघोष का मैंने अच्छे से आप सभी को बता दिया है। अब करते हैं हम अघोष के बारे में। सघोष का बता दिया है, अघोष के बारे में करते हैं। तो अघोष में
पहला वर्ग का और दूसरा वर्ग हमारा अघोष में आता है। ठीक है, अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक और वर्ग, ध्यान रखना वर्ग ये पूरा होता है, कभी आप इधर से ले लें, इधर से ना लें, ये वाला वर्ग होता है ऐसे। ठीक है, ये वाला वर्ग। इन वर्णों में जब आप उच्चारण करेंगे तो बहुत ही बिल्कुल भी कंपन नहीं होगी, स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं ये और बोले जल्दी जाते हैं। देखो, च च च च च, बिल्कुल भी कंपन नहीं हो रही है। मैंने यहाँ, आप उच्चारण करें अपना प्रैक्टिकल तो च क बिल्कुल भी कंपन नहीं हो रही है। तो ऐसे पता चलता है सघोष और अघोष का। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है देख लेते हैं हम एक बार। वह 12, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है 12 है। वो कैसे? क्योंकि हमारा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग हमारा अघोष में आता है और इनके साथ 4 और वर्ण ऐसे हैं जो आते हैं, वो है उष्म। उष्म व्यंजन के हमेशा ध्यान रखना, सघोष में 3 ही वर्ण आते हैं, होते हैं 4 लेकिन आते हैं 3। तो ये 3 वर्ण हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। अगर वहां पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 5, 5, 10 और 3, टोटल 13 संख्या है इनकी। और जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी 12 और संख्या हमारी 13, तो इजी सा आपको याद रहेगा। तो ये हो गए हमारे अघोष और सघोष। ठीक है, अब देख लेते हैं हम चारों की शॉर्ट ट्रिक, अल्पप्राण, महाप्राण और सघोष और अघोष की। तो ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक चारों की। सघोष की है हमारी 3, 4, 5 और अघोष की है 2, 1, 2, अल्पप्राण की है 1, 3, 5, महाप्राण की है 2, 4। और इनके साथ जो जो वर्ण आए हैं, उष्म व्यंजन और हमारे अंतस्वर व्यंजन, तो वो आप लिख लेना। लेकिन मैंने ये चारों की शॉर्ट ट्रिक बता दी है, जिससे आपको अच्छे से एक नोटपैड पर आप अच्छे से नोट कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। और बस क्या करना है आपको, कमेंट में हमें बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। लाइक करें, सब्सक्राइब